आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य ही करें, साथ में थोड़ी हमारी रीच बढ़ाएं और उसके लिए वीडियो को लाइक करें और वीडियो को बाद में शेयर भी करें। अजीत डोभाल प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में USA नहीं गए। वैसे इसमें भी कुछ रहस्य है, क्योंकि मैं आपको सीधी सी बात ये बताऊं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब कि वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको डर था कि वो अरेस्ट कर लिए जाएंगे, उनको ये ध्यान होना चाहिए कि जो केस उनके विरुद्ध लॉन्च किया गया है USA में वो एक सिविल सूट फॉर डिफेमेशन है और उसमें डैमेजेस मांगे गए हैं। तो वो बेसिकली एक टॉर्ट का सिविल सूट है और उसमें अरेस्ट वारंट नहीं जारी होते हैं। तो जो भी बुद्धिमान लोग ये कह रहे हैं कि साहब कि वो अरेस्ट के डर से नहीं गए, वो जो है वो अपना थोड़ा सा जो कानून का ज्ञान है उसको चेक कर ले। और USA में भी भाई सिविल केस में किसी भी तरह का अरेस्ट वारंट नहीं जारी होता है, समन जारी होते और वो समन अभी तक तो उनके ऊपर सर्व हुए नहीं है, क्योंकि समन जो है वो जो डेजिग्नेटेड एड्रेस होता है उसके ऊपर सर्व किए जाते हैं और वो सर्व जो है वो मिशन के यानी कि हाई कमीशन जो उनका जो मिशन होता है यानी कि एम्बेसी है, जैसे अमेरिकन एम्बेसी है भारत में, उसके माध्यम से सर्व होंगे या फिर भारतीय मिशन के माध्यम से, जो भारतीय मिशन है वाशिंगटन DC में, उसके माध्यम से सर्व होंगे। यही प्रॉपर सर्विस का मेथड है। एक बात। दूसरी बात भाई, इस समय जो अमेरिका का भी रूल है और वो सारी जो वियना कन्वेंशन के अंतर्गत पूरे देशों का जो भी रूल है, तो अजीत डोभाल को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्राप्त है। उनको यदि चाहे भी तो अमेरिका में वहाँ अरेस्ट नहीं कर सकते, वो हाई डिग्निटरी हैं, वो जाते हैं तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के साथ जाते हैं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि साहब कि वो मोदी जी के साथ इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको जो है ये ख़तरा था कि उनके विरुद्ध जो है वो कोई केस जो है वो डिफेमेशन का सिविल सूट दायर हो गया है। ये तो हुआ नहीं, कुछ जैसे मैंने कहा सिविल सूट था। तो फिर क्या बात थी, क्यों नहीं गए? क्योंकि आप देखिए कि जो ICET नाम की, ICET नाम का एक जो डिफेंस कोऑपरेशन का जो आर्किटेक्चर है, वो जेक सलिवन जो NSA है अमेरिका के और अजीत डोभाल, इन दोनों ने मिल के बनाया था और पूरा जो है वो डिफेंस कोऑपरेशन का सारा A से Z उसी के अंतर्गत आना था। तो वो तो गए नहीं, गए कहाँ? वो चले गए फ्रांस। तो ये जानते हैं क्या है, जो लोग कह रहे हैं कि साहब कि अजीत डोभाल नहीं आ रहे, उनके ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई भारत ने सीधे सीधे अमेरिका को मैसेज दिया है कि वो व्यक्ति जिसके तत्वावधान में ये पूरा ICET का आर्किटेक्चर सेट हुआ था वो नहीं आ रहा। तो ये जो मीटिंग है क्वाड वाली, वो हम इससे कोई उसको बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते और ये वैसे भारत में होल्ड होनी थी, लेकिन चूँकि हमारे बाइडेन साहब जो हैं वो इस स्थिति में नहीं हैं कि वो कहीं जा पाएँ, उनका कुछ पता नहीं चलता, वो किसी अलग ही दुनिया में रहते हैं। तो ये सब जो उनकी जो मेंटल डिसेबिलिटी थी, उस मेंटल डिसेबिलिटी को थोड़ा सा रिगार्ड करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ठीक है हम आ जाते हैं, अगली बार आप आ जाइएगा, जो कोई नया प्रेसिडेंट होगा वो भारत आ जाएगा क्वाड की मीटिंग अटेंड करने। और फ्रांस में क्या क्या हुआ, अब क्या क्या होने वाला है, बल्कि ये कहें कि फ्रांस ने पहले ही अनाउंस तो कर ही दिया कि क्या क्या होने वाला है और ये सारी चीज़ें जो है फाइनल होने वाली हैं।
रफ़ाल का जो मरीन वर्जन है उसके जो 26 जेट हैं वो आने ही वाले हैं भारत में, वो फाइनल हो चुका है सौदा, उसको जाके फाइनल कर आएंगे जाके अजीत डोभाल। फिर SSN यानी कि जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है वो अनाउंस कर ही दी। अब ये जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में कि ये एक बदला है। अब वैसे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको बदला नहीं कहते हैं, इसको मैसेजिंग कहते हैं। और वो मैसेजिंग ये है कि भाई हम सारे के सारे अपने अंडे एक टोकरी में नहीं रखे हुए हैं। वी आर नॉट कीपिंग ऑल आर एग्स इन वन बास्केट। अब जो है वो अलग अलग कर रहे हैं। और हमें पता है कि फ्रांस और USA में बहुत बड़ा कंपटीशन है। अभी कुछ ही दिनों पहले फ्रांस को धोखा दिया था अमेरिका ने, जब वो ऑस्ट्रेलिया का उनका 12 स्कॉर्पियन सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का ऑर्डर कैंसिल करवा के और उसकी जगह पे अपनी 8 न्यूक्लियर सबमरीन का ऑर्डर वहाँ पे फिक्स कर दिया था, जो कि इतना महंगा है। उससे जो भी फ्रांस की जो प्राइस थी 12 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की, उससे कोई 4 गुनी प्राइस पे। तो ये तो अमेरिका का धंधा है। और अमेरिका अपने जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो अपने जो वेपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके साथ में मिक्स करता है। और यही उन्होंने भारत के साथ किया। जब भारत को जेट इंजन सप्लाई करने के जो 16 इंजन जो सप्लाई करने थे उसकी जगह पे अभी तक 2 इंजन सप्लाई किए हैं और बाकी भी सप्लाई अभी तक वो भी हुए नहीं हैं, वो भी नवंबर की सप्लाई करने की बात है। तो भारत ने कहा ठीक है, सैफरान इंजन पूरा का पूरा फ्रांस दे रहा है, हम सैफरान इंजन ले लेंगे। वही पक्का करने डोभाल साहब जो हैं वो फ्रांस गए हैं। और फ्रांस के बाद अक्टूबर में ब्रिक्स समिट होगा, उसमें वो जा रहे हैं। G20 समिट होगा, उसमें भी वो जाएंगे। तो भाई नुकसान किसका हुआ? अमेरिका का। अब अमेरिका ये समझ जाए तो ठीक है। अमेरिका ये समझ रहा है कि भाई वो भारत को उसी तरह से अपने नाड़े में बांध के घूम सकता है जैसे कि वो बांग्लादेश या पाकिस्तान को नाड़े में बांध के घूमता है। तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। भारत अमेरिका से बहुत बड़ा है पॉपुलेशन साइज़ में, और PPP टर्म्स में, जी हाँ, ये डॉलर वाला तो मामला जो है वो आप ये मानिए कि आधा फर्जी है। PPP टर्म्स में भारत और अमेरिका अब लगभग बराबरी पे हैं। यानी कि कुछ ही दिनों में भारत जो है वो अमेरिका को आगे पीछे छोड़ देगा विद इन अ डिकेड PPP टर्म्स में। यानी कि जो असली इकॉनमी है वो परचेजिंग पावर पैरिटी से ही नापी जाती है। आर्टिफिशियली आपने डॉलर की कीमत बढ़ा रखी है, उसको रिज़र्व करेंसी स्टेटस देके, और उसके बहाने आप पूरी दुनिया के रिसोर्सेज जो है वो खींचते हैं और पूरी दुनिया का शोषण करते हैं। जो वास्तव में चीज़ जो मिलने वाली होती है $5 की, उसको आप $1 में ख़रीद लेते हैं, क्योंकि आपने अपनी करेंसी की कीमत बढ़ा रखी है। आपको एक्सपोर्ट करना नहीं है, आप सभी जगह से इंपोर्ट करते हैं। अगर आप भी नॉर्मल तरह से एक्सपोर्ट करते होते तो आपको ये ध्यान रहता कि भाई आपकी जो करेंसी है उसकी कीमत ज़्यादा ना बढ़े। और उसके बाद फिर चारों तरफ इधर उधर सैंक्शन कर आके और ये कहते हैं कि साहब कि हमारी चीज़ें खरीदो। इसीलिए भारत के साथ में भी उनका अच्छा खासा ट्रेड डेफिसिट है, $100 बिलियन से ऊपर। तो अब अगला जो सीन होने वाला है वो होने वाला है ब्रिक्स में। जी हाँ, क्योंकि ब्रिक्स में अब ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि चीन के साथ में भारत का जो टेंशन है वो नॉर्मलाइज करने के प्रति कोई काम होने वाला है। और वो काम जो है वो रूस यानी कि रशिया करवा रहा है। अब यदि रशिया ये करवा देता है तो फिर उसके बाद अंकल सैम को हमें सबको धन्यवाद देना चाहिए कि अंकल सैम की वजह से चाइना भी परेशान, रशिया भी परेशान, भारत भी परेशान, और सारे जो परेशान कुन्ना लोग हैं वो अब साथ साथ आ जाते हैं। तो इसके लिए किसको आप धन्यवाद देंगे? आप उसी को तो धन्यवाद देंगे जिसने ये परेशानी पैदा की है सबके लिए। तो परेशानी पैदा करने वाले को धन्यवाद देना ही पड़ेगा। अब US ऑफ A अभी तक जो राज कर रहा है वो अपनी टेक्नोलॉजिकल एज की वजह से राज कर रहा है।
पूरी दुनिया में। लेकिन उसकी जो टेक्नोलॉजिकल एज है वो अब धीरे धीरे भोथरी पड़ेगी। भोथरी इसलिए भी पड़ेगी क्योंकि अब बहुत सारे कंट्रीज़ में इनोवेशन होने लगे हैं, भारत में भी होने लगे हैं। और इज़राइल जो कि बहुत कुछ जो इनोवेशन यहाँ हो रहा था उसके लिए टेक्नोलॉजी वहाँ से सप्लाई कर रहा था, तेल अवीव से और हाइफा से, और जो उनके बड़े बड़े सेंटर्स हैं वहाँ से। वो भी इस समय खिन्न है अंकल सैम से। हालांकि अंकल सैम को जानते हैं कि क्योंकि इज़राइल के बिना उनका काम नहीं चल सकता, उनकी सारी इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एज जो है वो धरी रह जाएगी, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से जो सीज़ फायर की बात हो रही थी उसमें वो इज़राइल के साथ खड़े रहे और उन्होंने जो प्लान था उसके विरुद्ध वोट किया। लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक यानी जो डीप स्टेट है वो उसी तरह के खेल खेलती है इज़राइल के साथ भी जैसे भारत के साथ खेलती है। जैसे हमें पता है कि जो अमेरिकन पेंटागन है और जो अमेरिकन डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है वो पूरी तरह से इज़राइल के साथ है, लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट है और इनके जो ह्यूमन राइट्स वाले और रिलीजियस राइट्स वाले और फ्रीडम इंडेक्स वाले, डेमोक्रेसी इंडेक्स वाले, ये सारे के सारे जो हैं वो इज़राइल के विरोध में खड़े रहते हैं सदैव। और वहाँ का जो लेफ्टिस्ट ग्रुप है उसको लगातार प्रोत्साहन देते रहते हैं। इसीलिए भारत और इज़राइल अब लगातार और भी निकट आते जा रहे हैं। और अंकल सैम को कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि कहीं चाइना, रशिया और भारत के साथ में इज़राइल भी नहीं चला जाए। इसलिए संभलो, इतनी ज़्यादा धोखाधड़ी ठीक नहीं है अंकल सैम। थोड़ा सा अपने आप को ज़ब्त करो, नहीं तो 10 साल के बाद क्या होगा ये सोचो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।